चलिए इस वीडियो में एक और दहन अभिक्रिया को कंबशन रिएक्शन को संतुलित करते हैं। एथिलीन की जगह अब हमारे पास एथेन C2H6 है। एथेन के हर अणु में 2 कार्बन और 6 हाइड्रोजन परमाणु होते हैं। ये एथेन गैस है और यह गैसीय रूप में उपस्थित आणविक ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रही है। यहाँ दहन की अभिक्रिया हो रही है जिससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस और द्रव जल मिल रहा है। और जैसा कि हम देख सकते हैं ये रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं है। हम ये कैसे कह सकते हैं? तो देखिए, यहाँ बाईं तरफ हमारे पास 2 कार्बन है, यहाँ दाईं तरफ हमारे पास केवल 1 कार्बन है, यहाँ बाईं तरफ हमारे पास 6 हाइड्रोजन है और यहाँ दाईं तरफ हमारे पास केवल 2 हाइड्रोजन है। फिर यहाँ बाईं तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है और दाईं तरफ हमारे पास 1 + 2 यानी 3 ऑक्सीजन है। तो यहाँ कोई भी तत्व संतुलित नहीं है। अब जैसा कि हमने एथिलीन के उदाहरण में किया था, जब भी हम ऐसा देखते हैं जहाँ अभिक्रिया में थोड़े जटिल अणु शामिल होते हैं तो उस तत्व को अंत के लिए बचाना अच्छा होता है जो अकेला है, जो कि यहाँ ऑक्सीजन है, क्योंकि हम बिना कार्बन या हाइड्रोजन की संख्या पर कोई असर डाले ऑक्सीजन की संख्या बदलने के लिए इसे आसानी से बदल सकते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं? जैसा हमने पहले भी किया है, कार्बन और हाइड्रोजन को हम पहले संतुलित करेंगे जिसका असर ऑक्सीजन पर पड़ेगा, क्योंकि अगर हम यहाँ संख्या बदलते हैं तो ऑक्सीजन की संख्या बदल जाएगी, अगर हम यहाँ संख्या बदलते हैं तो भी ऑक्सीजन की संख्या बदल जाएगी। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारे पास बाईं तरफ ये डाई ऑक्सीजन अणु है जिसे हम पूरे रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए अंत में बदल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछली बार हमने कार्बन से शुरुआत की थी, इस बार चलिए हाइड्रोजन से शुरू करते हैं। तो यहाँ बाईं तरफ हमारे पास 6 हाइड्रोजन है, पूरी बाईं तरफ केवल 6 हाइड्रोजन परमाणु हैं। दाईं तरफ हमारे पास अभी केवल 2 हैं, तो अगर हमें 6 चाहिए तो हम इसे 3 से गुणा कर देंगे। तो अब हमारे पास जल के 3 अणु हैं और उनमें से हर एक में 2 हाइड्रोजन परमाणु हैं, तो हमारे पास दाईं तरफ 6 हाइड्रोजन परमाणु हो गए। तो ये संतुलित है। अब कार्बन पर चलते हैं। याद रखिए कि हम ऑक्सीजन को अंत के लिए बचा रहे हैं। अब बाईं तरफ हमारे पास 2 कार्बन है, दाईं तरफ हमारे पास कितने कार्बन है? तो अभी केवल 1 है, लेकिन हम इसे बहुत आसानी से बदल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के 1 अणु की जगह हम कार्बन डाइऑक्साइड के 2 अणु ले सकते हैं और अब हमारे कार्बन संतुलित हैं, 2 कार्बन और 2 कार्बन। अब चलिए ऑक्सीजन पर चलते हैं। तो अभी बाईं तरफ हमारे पास 2 ऑक्सीजन है, लेकिन दाईं तरफ हमारे पास क्या है? चलिए देखते हैं। तो हमारे पास 2 × 2 है, तो यहाँ 4 ऑक्सीजन है और फिर हमारे पास 3 जल के अणु हैं और हर एक में 1 ऑक्सीजन परमाणु है, तो 3 × 1, तो यहाँ से 3 ऑक्सीजन मिल रहे हैं। तो पूरी दाईं तरफ हमारे पास 7 ऑक्सीजन परमाणु हैं और बाईं तरफ हमारे पास केवल 2 हैं। तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं? हम 2 को किससे गुणा करें कि हमें 7 मिल जाए? तो 2 × 3.5 3.5 7 के बराबर होता है ना? याद रखें हमारे पास यहाँ 2 हैं और हम कह रहे हैं कि 2 को किसी चीज़ से गुणा करके हमें 7 मिल जाए, क्योंकि हमें 4 + 3 यानी 7 तक पहुँचना है। तो हम इसे 3.5 से 3.5 से गुणा कर देते हैं और अब हमारे पास रासायनिक समीकरण के दोनों ओर 7 ऑक्सीजन परमाणु हैं। लेकिन जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखा है, ऐसे 3.5 से गुणा करना सही तरीका नहीं है। 3.5 अणुओं की बात ही थोड़ी अजीब लगती है, क्योंकि आधा अणु क्या होता है? कुछ भी नहीं। तो यहाँ हमें पूर्ण संख्याएं चाहिए। तो हम ये कैसे सुनिश्चित करें कि हमारे पास सभी अणुओं के आगे सभी गुणांक पूर्ण संख्याओं में हों? तो बहुत आसान है, हम पूरे समीकरण को 2 से गुणा कर सकते हैं। तो ये 7 बन जाएगा, ये 2 बन जाएगा, ये 4 बन जाएगा और ये 6 बन जाएगा। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। हम पूरी अभिक्रिया को एक बार फिर से लिख लेते हैं। तो हमारे पास एथेन है और अभी समय बचाने के लिए हम ये नहीं लिख रहे कि ये चीज़ें किस अवस्था में हैं। प्लस हमारे पास कुछ आणविक ऑक्सीजन है, इनमें दहन की अभिक्रिया होती है, कंबशन की अभिक्रिया होती है, तो ये अभिकारक है। अभिक्रिया होने पर हमें जो उत्पाद मिलते हैं वो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और द्रव जल। अब इस समीकरण को 2 से गुणा कर लेते हैं। पहले यहाँ 1 था, उसे 2 से गुणा किया तो 2 मिलेगा। यहाँ हमारे पास 3.5 था, उसे 2 से गुणा करें तो यहाँ 7 मिलेगा। हमारे पास यहाँ 2 था, उसे 2 से गुणा करें तो 4 मिलेगा। याद रखिए हम बस सभी गुणांकों को 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे आपने अपनी बीज गणित की कक्षाओं में बीजीय समीकरणों में किया होगा।
फिर अंत में हमारे पास यहाँ 3 गुणा 2 6 है। और अब हमारा समीकरण पूरी तरह से संतुलित है। समीकरण यहाँ भी संतुलित था, लेकिन हमारे सारे गुणांक पूर्ण संख्या नहीं थे। पूरे समीकरण को 2 से गुणा करने पर हमारा समीकरण भी संतुलित रहा और हमें पूर्ण संख्या वाले गुणांक भी मिल गए।